और अब चलेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन स्वदेशीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पोर्टल उन सभी पदों की जानकारी मुहैया करवाएगा जिनका वर्तमान में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आयात करते हैं या फिर आगे आयात करने की योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भरता सप्ताह में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने सैन्य उपकरणों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सरकारी और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके पहले के 4 CJI को लेकर उनके कथित ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी माना। अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया। ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है और अब सज़ा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े और 4 पूर्व CJI को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से दिए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था। नोटिस के जवाब में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि CJI की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता। बाइक पर सवार CJI के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। इसके अलावा 4 पूर्व CJI को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है जो भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत तय किए गए सज़ा के प्रावधान के मुताबिक दोषी को 6 महीने की कैद या 2000 रुपये तक की नकद जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमने वेबिनार किए जिसमें अधिसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर अनेकों सुझाव आए। इसे अंतिम रूप देने के लिए मैंने 4 समूहों में मंत्रियों को बांटा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समूह अपने लीडर्स के साथ समन्वय कर 16 अगस्त को वर्चुअल बैठकें करेंगे और 25 अगस्त को मुझे अपनी सारी सिफारिशें सौंपेंगे। नीति आयोग से चर्चा करने के बाद एक ड्राफ्ट प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उसके बाद हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप तैयार करेंगे। तो वहीं कोरोना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कर्नाटक के CM की तारीफ की। नड्डा ने कहा कि मैं येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कोरोना संकट के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा काम किया। कोरोना संकट में काम कर रही आशा वर्कर्स के खाते में आपने 3-3 हज़ार रुपये डालकर सहायता की। राजस्थान में जारी सियासी दंगल के क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है। आज से राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। शुरुआत में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया। सत्र से पहले विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी भी अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी लेकिन गहलोत ने पहले ही चाल चल दी। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। करीब 1 महीने की बगावत के बाद सचिन पायलट वापस जयपुर लौटे। गुरुवार की शाम को सचिन पायलट अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई लेकिन चेहरे के भाव ना पता चल सके क्योंकि दोनों ने मास्क पहना हुआ था। कांग्रेस ने बैठक में भाजपा को हराने का संदेश दिया और बीजेपी पर ही सरकार गिराने का आरोप लगा दिया। देश में एक दिन के कोरोना संक्रमण के 64,553 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 24,61,190 हो गए। पिछले 24 घंटे में 1,007 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है। वहीं देश में 17,51,555 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए। संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में इजाफे से देश में स्वस्थ होने की दर 70.77% हो गई।
भारत में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 24 लाख पार कर गया। भारत में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 24,61,190 हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बीते 10 दिनों में भारत में रोजाना सबसे अधिक कोरोना के मामले आ रहे हैं। भारत एक्टिव केसों के मामले में ब्राज़ील को पीछे कर दूसरे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक एक्टिव मामले अमेरिका में 32,76,000 हैं। हालांकि एक राहत की खबर यह भी है कि देश कोरोना जांच के आंकड़े भी पहली बार 8 लाख को पार चले गए हैं। बुधवार से गुरुवार के बीच देश में कुल 8,30,000 टेस्ट हुए। यही नहीं, रिकवरी रेट भी 71.16% हो गया। पिछले 24 घंटों में 1,007 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई। वहीं देश में 17,51,555 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे। देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र में पीड़ितों की संख्या 5,35,000 के पार हो गई। झारखंड में पीड़ितों की संख्या 20,950 हो गई। मिजोरम में पीड़ितों की संख्या 657 पहुंच चुकी है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी रफ्तार में है। गुरुवार को प्रदेश में करीब 10,000 नए मरीज सामने आए, जबकि 82 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में रोजाना नए मरीजों की औसत भर हफ्ते में 10,000 के आसपास बना हुआ है। तेलंगाना में 13 अगस्त रात 8 बजे तक कोरोना वायरस के 1,921 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 88,396 हो गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 23,438 है। अब तक राज्य में कोरोना वायरस से 674 मौतें हुई हैं। तो वहीं देश में 20 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कोरोना से लोगों की मौत अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में हुई है। जबकि अमेरिका में 54 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,70,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2.72 लाख मामले सामने आए। अब तक 7.53 लाख लोगों ने जान गंवाई। भूटान ने पहला देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया है। यह कदम कुवैत से भूटान आई एक महिला द्वारा की गई यात्रा से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका में उठाया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मिजोरम सरकार ने एक अतिरिक्त मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसका राज्य में होने वाले हर समारोह में पालन किया जाएगा। इस एसओपी का मकसद सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने बुधवार को शीर्ष अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, गिरजाघरों और चिकित्सकों के साथ बैठक के बाद गुरुवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, वर्षगांठ समारोह और इस प्रकार के किसी भी अन्य समारोह में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया कि अंतिम संस्कार में बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। वहीं हिमाचल में कुल्लू जिले में हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देर रात हुई बारिश के चलते पागल नाला में बाढ़ आने से लारजी सैज न्यूली मार्ग 5 घंटे तक बंद रहा। मार्ग बंद रहने से 3 घंटे तक सेब, टमाटर और सब्जियों से भरे दर्जनों वाहन फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद लोक निर्माण विभाग ने सुबह 8 बजे मार्ग को खोला। वहीं पागल नाला में आ रहे मलबे इन दिनों सैंस घाटी की 15 पंचायतों के लिए मुसीबत बन गए हैं। लगातार सड़क बाधित होने से घाटी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जिले में बारिश से जगह जगह भूस्खलन हुआ है। कुल्लू मनाली के साथ मनाली लेह मार्ग पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं ब्यास और नालों में जलस्तर बढ़ गया। अगस्त के दूसरे सप्ताह में घाटी के तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय काफ़ी ठंड महसूस की गई। प्रशासन ने लोगों को बरसात को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी। बिहार के पटना में कंकड़बाग थाना क्षेत्र के सैदपुर कॉलोनी में 30 साल की विधवा और 2 बच्चों की मां को नौकरी का झांसा दिया गया। इसके बाद महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता ने कौशल कुमार सिंह और सुजीत कुमार के खिलाफ महिला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद दोनों आरोपित अपने घर से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने फरार दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित नालंदा जिले के बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। पंजाब के पटियाला में राजेंद्र अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल एक मरीज की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने बड़ी लापरवाही की गई।
मरीज़ को कोई दवा नहीं दी गई, सिर्फ मरीज़ को इंजेक्शन लगाया गया जिससे मरीज़ की मौत हो गई। डॉक्टर मरीज़ से मिलने नहीं देते। डॉक्टर की तरफ से बस एक ही आश्वासन दिया जाता है कि मरीज़ ठीक है, लेकिन अब मरीज़ की मौत हो चुकी है। वही मामले में परिजनों का कहना है कि इंसाफ नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जानबूझकर हुल्लड़बाजी कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, यह जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत केस को लेकर कहा कि मुंबई पुलिस पर विश्वास रखो। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो आप सीबीआई CIA में जाओ। सुशांत सिंह राजपूत हमारा भी लड़का था, एक अभिनेता था और बॉलीवुड का एक घटक था, और बॉलीवुड तो मुंबई का परिवार है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले, लेकिन वहाँ बैठकर आप हमारे ऊपर हमले करेंगे, सरकार को काम नहीं करने देंगे, इसलिए यह सब बखेड़ा खड़ा हुआ। तो पंजाब के पटियाला में जल सप्लाई विभाग के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले बैनर और काले कपड़े पहनकर रोष प्रदर्शन करते हुए आज़ादी दिवस को गुलामी दिवस के रूप में मनाया। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनकी मांग है कि नौकरी पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो यह प्रदर्शन लंबे समय तक चलेगा और कल भी किसी कर्मचारी का साप्ताहिक अवकाश नहीं रहेगा। कल स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के नौगांव में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और एक जवान घायल हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। फिलहाल आतंकियों का पता नहीं चला, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सुबह नौगांव बाईपास पर पुलिस टीम पर हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आपको बता दें कि बीती 12 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर आज़ाद ललहारी के रूप में हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया था। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 24 से 36 घंटे बाद बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में बारिश होगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बारिश कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी बारिश रहेगी, लेकिन दिल्ली में बारिश कम हो जाएगी। वहीं गुजरात में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने अवैध ढाबों को गिरा दिया। हाईवे पर जिन ढाबों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, उनका सर्टिफिकेट नहीं था। उन्हें नोटिस दिया गया कि वो समय पर DTP की टीम के आने से पहले अपना नोटिस बनवाएं, लेकिन ऐसा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई और अवैध रूप से बने ढाबों की बिल्डिंग को ढहा दिया गया। पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कल रात को हुई भारी बारिश से हेलंग उर्गम घाटी मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उर्गम घाटी की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लगातार हो रही बारिश से उर्गम ग्राम पंचायत के दर्जन भर खतरे की जद में आ गए। उर्गम घाटी में उपजाऊ जमीन समेत फसलें बर्बाद हो गई। लोगों ने घरों में पानी घुसने के कारण उनका जीवन प्रभावित हो गया। वहीं गदेरे उफान पर होने से जगह जगह कटाव जारी है। फिलहाल सड़क खुलने में काफ़ी समय लग सकता है। उत्तराखंड में टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़ा सियूटा में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया पुश्ता बारिश के कारण टूट चुका है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अब ग्रामीणों ने पुश्ता टूटने को लेकर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने यह पुश्ता अभी कुछ समय पहले ही बनवाया था, जो कि पहली बारिश में ही टूट गया। यूपी के वाराणसी के चितई कुरुक्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित एक मकान में घुसकर बदमाशों ने विशाल दुबे की हत्या कर दी। विशाल के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। वारदात की सूचना पाकर लंका थाने की पुलिस, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल को सील कर साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। घर से 40,000 रुपये और जेवर भी गायब है। यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक परिवार ने
युवक के पैरों में जंजीर डालकर ताला लगा दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक कैसे जंजीर से जकड़ा गया है। आखिरकार सवाल यह उठता है कि युवक पर कैसी बंदिश है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि युवक की आदतों से तंग आकर पूरे परिवार के लोगों ने उसे जंजीरों से जकड़ा है। फिलहाल युवक का जंजीर से जकड़ा होना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं यह वीडियो आगरा के थाना शाहगंज चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र का बताया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण राजधानी की सड़कें लबालब हो गई और तालाब बन गए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वहीं लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। दोपहर 1 बजे तक 175 mm बारिश दर्ज की गई। इससे पहले साल 2012 में भी 22 अगस्त को भारी बारिश हुई थी। तब जयपुर में 175 mm बारिश दर्ज की गई थी। आज फिर वही हालात देखने को मिले। जयपुर के मकानों और दुकानों में पानी भर गया। नाले उफान पर हैं। सड़क पर खड़े वाहन बहते दिखे। आमेर जाने वाले रास्ते में नाले का पानी कॉलोनियों तक पहुंच गया। सरकारी दफ्तरों और अस्पताल में बेसमेंट में भी पानी भर गया। आफत की बारिश के बीच जयपुर में चट्टान सड़क पर आ गिरी। गनीमत यह रही कि इस चट्टान की चपेट में कोई नहीं आया। घटना दिल्ली रोड पर रामगढ़ मोड़ के पास की है। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनकी हालत अभी भी स्थिर है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिषेक मुखर्जी ने कहा कि 96 घंटे की निगरानी अवधि आज समाप्त हो रही है। मेरे पिताजी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर उन पर बना हुआ है और वह बाहरी उपचार का जवाब दे रहे हैं। मेरे पिता ने हमेशा कहा कि मैंने जितना दिया उससे कहीं ज़्यादा भारत के लोगों ने मुझे दिया। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति गुरुवार को भी जस की तस गंभीर बनी हुई रही। बीते दिनों से ही भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पिता के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पिता जीवित हैं। उन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सोमवार को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रणब मुखर्जी रविवार को दिल्ली स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिरकर चोटिल हो गए थे। उसके बाद उनके मस्तिष्क में एक जगह खून का थक्का जम गया था। इस जमे खून को निकालने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। बुलंदशहर में खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार और जिला व्यायाम शिक्षक पंकज यादव के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार कोतवाली में पहले ही एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त को बीएसए कार्यालय में मीटिंग के दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई थी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। भारत के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्रामीण खाता धारकों की सुविधा के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना की, लेकिन मौजूदा हाल में अब यह ग्राहक सेवा केंद्र जालसाजी का अड्डा बन चुका है, जहां पर गरीबों के खाते से पैसे गायब किए जा रहे हैं। ताज़ा मामला जिला सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के धनगढ़वा का है, जहां पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने चौराहे पर खुले बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के खिलाफ आरोप लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप यह भी लगाया कि यहां पर छोटी रकम के खाते से गायब होने के अनगिनत मामले हैं और हाल ही में एक व्यक्ति ने केंद्र पर 10,000 रुपये निकालने के बाद भी उसके खाते से 10,000 और कट गए, जिसके बाद पीड़ित ने मुहाना थाने में तहरीर भी दी। तो चीन की कंपनियों के खिलाफ पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भी आक्रोश देखने को मिला। पीओके में भी चीन की कंपनियों के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए। मुजफ्फराबाद के लोगों ने रैली निकालकर चीन की कंपनियों की ओर से बनाए जा रहे बांध का विरोध किया। इस दौरान मुजफ्फराबाद शहर में एक बड़ी मशाल रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए नीलम झेलम नदी पर चीन की कंपनी की ओर से किए जा रहे बांध निर्माण का विरोध किया गया। इस रैली का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ को नारेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने पीओके में आज़ाद पट्टन और कोहाना हाइड्रो पावर परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे
के हिस्से के रूप में 700 मेगावाट बिजली की आज़ाद पट्टन हाइडल पावर योजना पर 6 जुलाई 2020 को हस्ताक्षर कर चुके हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव भी बना हुआ है। चीन की किसी भी संभावित चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसी के तहत वायुसेना की मदद करने के लिए लद्दाख में 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और भारत में ही तैयार हुए हैं। आपको बता दें कि यह पूरी कवायद आत्मनिर्भर अभियान के तहत की जा रही है। दरअसल लद्दाख में LAC पर चीन की धोखेबाजी से सतर्क हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। अब ऐसे 2 देसी हेलीकॉप्टर भी लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। वजन में यह हल्के ज़रूर हैं, लेकिन इन पर जिम्मेदारी भारी है। संवेदनशील लद्दाख में इनकी तैनाती से पहले इनकी काबिलियत को पूरी तरह से परखा गया है। रूस ने जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन का ऐलान किया है, दुनिया भर में हलचल मच गई है। कई देश वैक्सीन बनाने की रेस में है, जिनमें से एक भारत भी है। कोरोना के संकट को मात देने के लिए एक सफल वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगा भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में जारी वैक्सीन के ट्रायल का फेज़ 1 लगभग पूरा हो चुका है और वहीं भारत बायोटेक की ओर से बनाई जा रही कोवैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा होने के बाद सितंबर में दूसरा फेज़ शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी की ओर से जल्द ही रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, जिसमें पहले फेज़ की पूरी जानकारी होगी। अब दूसरे फेज़ की तैयारी शुरू हो रही है, जिससे सितंबर में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट की तलाश जारी है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक के तहत कुल 12 सेंटर्स पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसमें दिल्ली के एम्स अस्पताल में अभी भी पहला फेज़ जारी है, जबकि 11 अन्य पर लगभग यह पूरा हो गया है। दिल्ली एम्स में ट्रायल के लिए सिर्फ 16 कैंडिडेट ही सामने आए, जबकि सभी 12 सेंटर पर यह संख्या 375 के करीब रही। वहीं इजराइल और UAE के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक समझौते का फिलिस्तीन ने कड़ा विरोध किया। इस समझौते के तहत इजराइल और UAE आपसी संबंधों को समन्वय करेंगे। वहीं इजराइल ने कहा कि वे वेस्ट बैंक को अपनी ओर मिलाने की योजना को भी स्थगित कर रहा है। फिलिस्तीन ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की। फिलिस्तीन ने कहा है कि समझौता करके उसके साथ धोखा किया गया है। फिलिस्तीन की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीन UAE से अपने राजदूत को भी वापस बुला रहा है। आपको बता दें कि UAE पहला ऐसा खाड़ी देश है और तीसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इससे पहले अरब के देशों ने मिस्र, जॉर्डन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि यह समझौता इजराइल, UAE और अमेरिका के बीच हुई लंबी चर्चा के बाद हुआ है। हालांकि क्षेत्र में ईरान की चुनौती के मद्देनज़र इजराइल और UAE पहले ही एक दूसरे को चोरी छिपे सहयोग देते रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इजराइल UAE के बीच हुए समझौते का ऐलान किया। उन्होंने दोनों देशों के साझा बयान को ट्वीट करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। कोरोना महामारी की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे अमेरिकियों के लिए ट्रंप सरकार ने बड़ी घोषणा की। सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। संयुक्त राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि वैक्सीन के प्रभावी साबित होने के बाद इसका मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अमेरिका ने 6 वैक्सीन परियोजनाओं में 10 बिलियन से अधिक का निवेश किया है और उन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार सभी क्लिनिकल ट्रायल स्वीकृत होने के बाद वैक्सीन के करोड़ों डोज वितरित किए जाएंगे। अमेरिकी सरकार की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन डोज पर होने वाले का खर्चा वह खुद वहन करेगी, लेकिन मरीजों को वैक्सीन देने वाले चिकित्सा पेशेवरों का बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो वहीं इस वैक्सीन को विकसित करने में कई देश जुट चुके हैं। तो वहीं समर्थित 6 वैक्सीन प्रोजेक्ट में कोई 1 साल के अंत तक वैक्सीन को तैयार कर लेगा। तो वहीं ट्रंप अपने बालों को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में कोरोना संकट की सबसे ज़्यादा मार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बालों को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि मौजूदा शावर नियमों के चलते उन्हें अपने बाल धोने में परेशानी होती है और ट्रंप कई बार यह शिकायत कर चुके हैं और लेकिन लिहाजा भी नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बालों को लेकर भले ही सवाल उठाए जाते हों, लेकिन वह असली हैं, नकली। ट्रंप को अपने बालों से बहुत प्यार है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।